जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में। हम जैसा कि आप जानते हैं हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की बुक का, और चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक गेम। हमने इसके और सभी विषयों का गहन अध्ययन कर लिया है। आज हम इस अध्याय का आखिरी विषय पढ़ने चल रहे हैं, और आखिरी विषय है आज का चीन के साथ भारत के संबंध। चीन के साथ भारत के संबंध, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत चीन का पड़ोसी देश है और चीन भारत का पड़ोसी देश है। लाजमी है दो पड़ोसी देशों के संबंध और उनकी सत्ता वैश्विक राजनीति में बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती। आपकी और मेरी दोस्ती हमारे वैश्विक रिश्तों को बनाने और हमारी वैश्विक हैसियत को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ये बात आप जान लीजिए। तो चल रहे हैं हम आज समझने, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि चीन किस प्रकार से आर्थिक ताकत बनता है। आपने चीन की आर्थिक ताकत बनने की पूरी कहानी सुन ली है कि, और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप जान चुके हैं सारा चीजें कि जो आर्थिक ताकत बनने का जो उसका सपना है और चीन उस सपने को किस प्रकार से साकार कर रहा है। और नहीं और अगर आपको विषय ना पता हो तो आप वीडियोस देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि चीन किस प्रकार से आर्थिक ताकत बना है। हर देश चाहता है आर्थिक ताकत बनना। आज के विश्व राजनीति में दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने आप को ताकतवर ना बनाना चाहे, क्योंकि आज ताकत ही आपको विश्व राजनीति में स्वीकृति देती है। विश्व राजनीति में आपको जो स्वीकृति मिलती है वो किसके कारण मिलती है? वो आपको आपकी सत्ता के कारण ही मिलती है। तो अगर आपके पास सत्ता नहीं है तो आपकी राजनीतिक हैसियत भी नहीं होती है। अगर आपको अपनी राजनीतिक हैसियत बनानी है तो आपको सत्ता हासिल करना ही करना होगा। बिना आप सत्ता के विश्व राजनीति में महत्व स्थापित नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान का विश्व राजनीति में महत्व है ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं, और बिना ताकत वाले देश की कोई वैल्यू नहीं होती, महत्व नहीं होता। आप सब जानते हैं भारत और चीन आसपास ही आजाद हुए हैं, आसपास ही आजाद हुए हैं। और हमने लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया, हमने समाजवादी रास्ता अपनाया, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया, और उसने अपने आप को पूर्ण रूप से सोवियत के ढांचे पर स्थापित किया। उसने साम्यवादी रास्ता अपनाया, उसने समाजवादी रास्ता अपनाया, और वो विकास के राह पर निकलता है। ठीक है, दोनों एक ही समय, ज्यादा फर्क नहीं है। 2 साल बाद वो हमसे आजाद होता है, या 2 साल बाद उसे स्वीकृति मिलती है विश्व राजनीति में कि वो एक देश है, और उसे एक देश के रूप में सबसे पहले मान्यता देने वाला अगर कोई होता है तो भारत है। चीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का काम भारत ही सबसे पहले करता है। शुरू में सुनना ध्यान से, शुरू में भारत और चीन के रिश्ते बहुत ही मित्रतापूर्ण होते हैं, बहुत ही मित्रता, बहुत ही ज्यादा। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जो तिब्बत है ना, तिब्बत इसको लेकर तिब्बत और चीन में हमेशा डिस्प्यूट रहा है। दलाई लामा को आप सब जानते हैं। दलाई लामा बौद्ध धर्म में तिब्बत के धर्म गुरु हैं। तिब्बत के धर्म गुरु, बौद्ध धर्म के धर्म गुरु हैं तिब्बत के। ठीक है, तो चीन मानता है कि तिब्बत उसका अंदरूनी भाग है, लेकिन तिब्बत के लोग कहते हैं कि हम चीन के नहीं, तिब्बत अपने आप को स्वतंत्र प्रांत के रूप में मानता है। तो तिब्बत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तिब्बत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो दलाई लामा जी होते हैं वो भारत आकर शरण ले लेते हैं, और भारत उन्हें राजनीतिक शरण दे देता है, और चीन इसे अपने ऊपर
अपने ऊपर क्या मान लेता है? विश्वासघात। चीन कहता है भारत ने मेरे साथ विश्वासघात किया, भारत मेरे अंदरूनी मामले में इंटरफेयर कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है। और उसी से खुंदक खाकर 1962 में वो भारत पर आक्रमण कर देता। दुर्भाग्यवश हमें इस युद्ध में हारना पड़ता है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि चीन हमारे साथ ऐसा करेगा। हम तो उसे अपना मित्र मान रहे थे, लेकिन उस मित्र ने हमारे पीठ पर छुरा भोंक दिया। और फिर चीजें बदल जाती हैं। जहां चीन पहले दोस्त था, दुश्मन हो जाता है। लेकिन फिर जब चीन आर्थिक तरक्की करने लगता है और भारत भी आर्थिक तरक्की की राह पर चलता है, तो दोनों देशों के आर्थिक मुद्दे एकजुट होते, विश्व व्यापार क्या हो जाता है? एक कुटुंब बन जाता है, एक परिवार बन जाता है। तो सभी देशों को अपने सैन्य भौगोलिक मतभेदों को भुलाकर सबको विश्व व्यापार में एकजुट होना पड़ता है। और यहीं से हम दोनों के बीच में भौगोलिक मतभेद होते हुए भी हम व्यापारिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 1962 का जो युद्ध होता है ना, उसने एक लंबे समय तक हमारे और चीन के बीच के रिश्तों को समाप्त कर दिया था। लेकिन जब विश्व राजनीति, विश्व व्यापार एक कुटुंब के रूप में तब्दील होने लगता है, तो भारत भी उस कुटुंब से बाहर नहीं रह पाता। भारत भी उसमें सम्मिलित होता है और फिर चीन के साथ भी हमारा व्यापार प्रारंभ होता है। तो चल रहे हैं उसी को हम विस्तार से समझने कि भारत और चीन के संबंध कैसे थे। तो मैंने आपको एक रूपरेखा पूरी दे दी कि प्रारंभ हमारा बहुत अच्छा है, बीच में युद्ध होता है और वो युद्ध हम दोनों की दोस्ती को पूरी तरीके से खराब कर देता है। और फिर आर्थिक मुद्दों ने हम दोनों को फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ा, जो जोड़े हुए भी है अभी भी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं भारत और चीन के संबंध। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत या चीन इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेशी नीति विकसित करने में मुश्किल आई। अंग्रेजी राज से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आजादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए।
भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। समझ में आई बात? मैंने आपको बताया प्रारंभ में हम इतिहास में कभी लड़े ही नहीं, इतिहास में हमारे बीच में कभी जमीनी विवाद ही नहीं हुआ था। और क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हम दोनों के बीच में एक स्वतंत्र राज्य था। वो क्या था? तिब्बत। तो जिस कारण से हमारे बीच में कभी सीमा विवाद हुआ ही नहीं। जब चीन ने तिब्बत को हड़प लिया तब जाकर ये सीमा विवाद पैदा हुआ, और इस सीमा विवाद को पैदा करने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका है। अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने किसी भी चीज को कभी क्लेरिफाई सही से किया ही नहीं, और पता नहीं हमने उनके द्वारा बनाई गई चीजों को माना ही क्यों। हमने उनके द्वारा बनाई गई चीजों को माना ही क्यों, ये पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता। वो हमारे निर्माता क्यों बन गए, मुझे यही समझ में नहीं आता। लेकिन हमने और उन्होंने ही हमारे बीच में डिस्प्यूट। आप सब जानते हैं कि चीन किस धर्म को मानता है? चीन बौद्ध धर्म को मानता, और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई। इसीलिए भारत के साथ सिर्फ चीन का व्यापारिक संबंध नहीं, धार्मिक संबंध भी है, सांस्कृतिक संबंध भी है। राजनीतिक रूप से हम कभी, जैसे कि मैंने पढ़ा आपको, इतिहास में हम कभी भी लड़े नहीं। लड़ाई आजादी के बाद ही, जब अंग्रेजों से भारत आजाद हुआ और चीन ने जब अपनी बाहरी शक्तियों को बाहर निकाल फेंका, तो जाकर हम दोनों के बीच में सीमा विवाद होता है। और वो सीमा विवाद तब होता है जब चीन तिब्बत को हड़प लेता है। जब चीन तिब्बत को हड़प लेता है और चीन हमारी सीमा से सट जाता है, तब जाकर उसके और हमारे बीच में वो लद्दाख के कुछ एरिया को अपना मानता है, जैसे अक्साई चीन को, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया को अपना मानता है। इन्हीं एरियाओं को लेकर हमारे बीच में डिस्प्यूट होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों को लेकर हमारे बीच में डिस्प्यूट होता है, और हम 1962 में एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। देखो, हमने नहीं लड़ाई करी, उसने हम पर हमला किया, और वो हमला तब हुआ है जब दोनों महाशक्तियां कहां फंसी हुई थी? क्यूबा मिसाइल संकट। उसने बहुत ही सोच समझकर हम पर हमला किया। उसने तब हमला किया जब पूरी दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट की तरफ देख रही थी, तब उसने हम पर हमला किया, जिससे कि विश्व राजनीति में कोई हमारे ऊपर हुए हमले को उतना महत्व ना दे। ये उसने बहुत ही टेक्निकल तरीके से हमारे ऊपर हमला किया, बहुत ही। तो ये चीज समझने वाली है, और यहीं से हमारे बीच में रिश्ते खराब हो जाते हैं। यहीं से हमारे बीच में रिश्ते खराब हो जाते हैं। मैंने आपको पूरा बता ही दिया है वैसे तो, पूरी रूपरेखा। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी, और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसीलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। क्यों आया है? क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हमारी भी आर्थिक नीतियां तब्दील हो चुकी हैं। हमारी आर्थिक नीतियां पूरी तरीके से तब्दील हो गई हैं। जहां पहले हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हम शीत युद्ध 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था अपना ली। हमने वैश्विक व्यापार के साथ नाता
जोड़ लिया। हमने विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने देश में आने के लिए निमंत्रण दे दिया, आइए आप और हमारे देश में फैक्ट्रियां लगाइए आप। इस चीज को हमने मान्यता दे दी। तो यहीं से हमारे देश में, यहीं से हमारे देश का वैश्विक व्यापार में एक अलग महत्व स्थापित हो गया। क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसलिए हुआ क्योंकि जितना बड़ा कंज्यूमर हमारे पास है उतना बड़ा कंज्यूमर किसी के पास है। आज के टाइम पे जितना बड़ा कंज्यूमर, उस टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी जितना बड़ा कंज्यूमर, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उनको चाहिए कंज्यूमर। विदाउट कंज्यूमर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं चलती। और भारत के पास कंज्यूमर है, इसीलिए अमेरिका भी हमसे दोस्ती रखना चाहता है, चीन भी हमसे दोस्ती रखना चाहता है। इसीलिए चीन ने तो आप जानते हो 1970 के दशक में ही अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था, अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था। तो अब जब चीन में सामान बन रहा था तो सामान को बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। और उसे पता है उसका पड़ोसी भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तो इसीलिए 1970 के दशक के बाद चीन का भारत के प्रति रवैया बदला। चीन का भारत के प्रति रवैया बदला और चीन ने फिर भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए वार्ताएं करना प्रारंभ की। समझ में आई बात? कोई मुफ्त में कुछ नहीं करता जतिन, ये बात जान लो आज। जब तक मेरा आपसे कोई फायदा नहीं है ना, तब तक मैं बात नहीं करूंगा आपसे। जिस दिन मेरा आपसे फायदा जुड़ जाएगा, मैं आपके पीछे पीछे भागूंगा। दुनिया का यही दस्तूर है। समझ में आई बात? दुनिया का यही दस्तूर है और खास करके पूंजीवादी समाज का तो यही दस्तूर है। जहां मेरा लाभ है, मैं उस लाभ को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये तो चीन ने भी पूंजीवादी अर्थतंत्र को अपना लिया था। तो पूंजीवादी अर्थतंत्र को अपनाया है तो आप अपना ग्राहक तो किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। और भारत सबसे बड़ा ग्राहक था। भारत से दुश्मनी मोल लेकर कैसे रह सकता था? फिर वो उसने फिर भारत के साथ मित्रतापूर्ण रिश्तों को कायम करने के लिए बातचीत करना प्रारंभ किया और उसी का परिणाम आगे सुनो। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। इसके बाद से दोनों देशों के टकराव टलने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए हैं। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है। देख लो, आप खुद ही देख लो कितने बड़े स्तर पर दोनों एक दूसरे से। चीन हमसे ज्यादा ही कमा रहा है, चीन हमसे ज्यादा कमा रहा है, हम चीन से कम कमा रहे हैं, चीन हमसे ज्यादा कमा रहा है। तो देख लो भाई, आज के टाइम पर आज की दुनिया का सिर्फ एक ही मोटिव है, लाभ लाभ लाभ। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। सबको चाहिए लाभ। लाभ के अलावा किसी को कोई भी अभिलाषा नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर आपको अगर कुछ शक्तिशाली बना सकता है तो वो है पैसा। जितनी आपके पास पूंजी होगी आप उतने ही ताकतवर बनेंगे। आपका विश्व में व्यापार में जितना योगदान होगा
उतने ही ज्यादा आप ताकतवर बनेंगे। ये बात आप जान लीजिए। तो चीन इस बात को समझता है और चीन इस चीज को समझते हुए उसने भारत के साथ रिश्तों को सुधारा और आप देख रहे हैं उसका परिणाम कि कितने बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा है, कितने बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा है। टिकटॉक भी आया था एक समय, टिकटॉक के माध्यम से चीन कितना कमा रहा था। हमारे देश में ना लोग चीजों को सोचते नहीं है, चीजों को करने से पहले सोचते नहीं है। जब भी कोई भी चीज आती है नई चीज ना, और जो व्यक्ति बनाता है ना वो फ्री में नहीं बनाता, वो एक बिजनेस माइंड को लेकर बनाता है। और जब चीजों को बिजनेस माइंड से बनाया जाता है ना तो उसमें इंसान जो बनाता है वो अपना लाभ देखकर बनाता है। ट्विटर आया है, ट्विटर आज इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर ऑन किया है, थ्रेड। तो वो थ्रेड कुछ नहीं है, वो ट्विटर का एक अपोनियंट है, क्या है, कॉम्पिटिटर है। वो ट्विटर को खत्म करना चाहता है, इसलिए है। और उसमें भी क्या है, आप जब जाओगे तो आप नेट कंज्यूम होगा आपका, आप टाइम भी आप दोगे, कंटेंट भी आप दोगे और पैसा भी आप ही लगाओगे। और कमाएगा कौन? मार्क ज़करबर्ग। कमाएगा कौन? मार्क ज़करबर्ग। समझ में नहीं बात? सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। तो बिना लाभ के आज की दुनिया में कोई किसी को ना खाने के लिए क्या पानी के लिए भी नहीं पूछता, बिना लाभ के। क्योंकि हम सब की मानसिकता को ही ऐसे गढ़ा जा रहा है, हमारी मानसिकता को ही ऐसे गढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक पूंजीवादी समाज में पढ़ रहे हैं, आप और हम एक पूंजीवादी समाज को पढ़ रहे हैं, पल पढ़ रहे हैं। आप मुंशी प्रेमचंद्र की कर्म भूमि पढ़िए, उसमें बहुत ही मार्मिक शब्दों में प्रेमचंद्र जी ने समझाया है कि आज शिक्षा भी ना व्यापार बन चुकी है। आज शिक्षा भी क्या बन चुकी है? व्यापार। शिक्षा से बड़ा व्यापार कुछ नहीं है आज के टाइम पे। लोग जितने बड़े स्तर पर शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं ना, उतने बड़े स्तर पर किसी भी चीज का व्यापार नहीं कर रहे। शिक्षा के माध्यम से आप सब जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूं इस बात को, कि आज के टाइम पर क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर स्कूल्स, कॉलेज कितनी मोटी फीस वसूलते हैं, कितनी मोटी फीस। और आपको क्वालिटी एजुकेशन कितनी देते हैं वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं इस बात। अगर क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही होती बच्चों को अगर स्कूल्स में, तो फिर इतने ज्यादा ट्यूशन सेंटर्स नहीं खुले होते, इतने ज्यादा प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स नहीं खुले होते, इतने ज्यादा प्राइवेट कोचिंग्स नहीं खुली होती। तो ये इस चीज का प्रमाण है कि जो दिखाया जाता है ना वो होता नहीं, वो होता नहीं है, और ये हकीकत है। और हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। और हमारी सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? कि हमारी जनता ध्यान नहीं दे रही। भैया जनता जिस चीज पर ध्यान देगी सरकार उसी चीज पर काम करेगी। आप धर्म पर ध्यान दे रहे हो, हम धर्म पर काम करेंगे, जो करना है कर लो। धर्म सबसे बड़ी प्राथमिकता बना के सरकार ने खड़ी कर दिया है आपके सामने, और आप उस पर ध्यान दे रहे हो और सरकार भी उसी पर ध्यान दे रही है। बोलो जय श्री राम। हो गया। जय श्री राम को समझना नहीं चाहता कोई यहाँ पर, बस जय श्री राम के नाम पर कत्ल करना चाहता है, लोगों को बांटना चाहता है, लोगों को मारना चाहता है, लोगों को पालना नहीं चाहता। जय श्री राम के नाम पर जय श्री राम के नाम पर लोगों को कोई पालना नहीं चाहता, लोगों को कोई 2 वक्त की रोटी नहीं खिलाना चाहता, लोगों को 2 वक्त का आश्रय कोई नहीं देना चाहता। लेकिन जय श्री राम के नाम पर लोगों को कत्ल करना जरूर चाहता है। मैं अपने धर्म के बारे में जानता हूं, मैं दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकारी नहीं हूं। मैं सनातनी हूं तो मैं अपने धर्म को जानता हूं, मैं अपने धर्म पर प्रश्न उठाऊंगा, मुझे दूसरे धर्म पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है।
मैं अपना घर सही करूंगा भाई, मुझे दूसरे के घर से क्या मतलब है। बहुत लोग कहेंगे कि भाई हिंदू धर्म में भी गलतियां थोड़ी ना, इस्लाम में भी। भैया हमें अपने धर्म को सही करना है, हम अपने धर्म को सही करेंगे तो हमारा धर्म ज्यादा ऊपर जाएगा। हमें दूसरे के धर्म से क्या मतलब है। दूसरा धर्म खराब होगा तो वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। बहुत से धर्म आए, बहुत से धर्म खत्म हो गए। हम सबसे पुराने हैं, और सबसे पुराने हैं क्यों हैं? क्योंकि हमारे धर्म ने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित किया है, हमने समय के साथ अपने आप को तब्दील किया है, इसलिए हम बचे हुए हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। और हम सबसे बेहतर जीवन पद्धति देते हैं अपने समाज के लोगों को, इसलिए हम बचे हुए हैं। समझ में आई बात? तो आज का जो समाज है ना, आज का जो समाज है वो सिर्फ किस पर ध्यान दे रहा है? पैसे पर। तो मैंने आपको बता दिया ना, चीन भी आज भारत से दोस्ती कर रहा है, तो सिर्फ क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत से उसकी क्या है? कमाई। कोई अपना कस्टमर नहीं छोड़ना चाहता। अब भारत तो सबसे बड़ा कस्टमर है पूरी दुनिया का, आप सब जानते हो। भारत आज के टाइम पे जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो सबसे बड़ा देश बन चुका है तो सबसे बड़ा कस्टमर है, कस्टमर बेस है। तो कोई भी पूंजीवादी देश भारत से दोस्ती नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। समझ में आई बात? आइए खत्म करते हैं इसको। कहां तक आ गए थे? हाल में दोनों देश ऐसे मामलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मामला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। अब नहीं होगा कम, नहीं होगा कम। हम चाहे जितनी बड़ी भी सैन्य शक्ति बन जाए, वो कितनी भी बड़ी सैन्य शक्ति बन जाए, लेकिन व्यापार में कमी आने वाली नहीं है। वो जानता है उसका फायदा, हम जानते हैं अपना फायदा। तो दोनों अपने फायदे को नेग्लेक्ट करने वाले नहीं है। आज जो राजनीति है वो किसकी है? फायदे की है, ये बात जान लेना। और इस चीज को पेपर में जरूर लिखना, इस चीज को पेपर में जरूर लिखना कि आज दुनिया पूंजीवादी बन चुकी है और पूंजीवादी समाज का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, क्या? लाभ अर्जित करना। और जिससे लाभ है वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा उस तरह से जिससे कि उसका कस्टमर खराब हो जाए। कभी भी, कभी भी नहीं। जान लो, आगे सुनो। यह सच है, यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीजों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। तो ये जान लीजिए, सब कुछ है किसी भी चीज का, तो वो किसका खेल है? पैसे का। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज पूरी दुनिया
रुपये की दम पे चल रही है। पैसा 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 पैसा, जिसके पास है पैसा उसकी जेब में है पूरी दुनिया का पैसा। समझ में आ गई बात? अगर आप समझते हैं कि अमेरिका इतना ताकतवर है, क्यों है? क्योंकि उसके पास दुनिया का 25% पैसा है। 25% पैसा, दुनिया का अकेले 25% पैसा किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ। समझ में आई बात? तो इसी के साथ ये अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।